पड़ा है ट्रैकियोस्टोमी पे है, उसके जॉइंट्स आपने उसको ऐसे रखा है, उसको जिंदा होने का क्या फायदा, उसको बाकी इन्फेक्शंस हो गए, उसकी मसल्स भी वो चल नहीं पाता, व्हाट इज द उसकी बाउंड्री के बाहर था। अच्छा ठीक ठीक। सेम थिंग फिजियोथेरेपी में क्या होता है, समटाइम्स अगर पेशेंट हाउ मच गेट्स रिलीफ फ्रॉम लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, क्योंकि मैंने मोस्टली लाइफस्टाइल हो गया होता है, जो डिस्क आपकी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी वजह से सारा लोड प्रॉपर क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो गई होती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं, एक वापस वो एक्सरसाइजेस वैसे करनी चाहिए, बट वो करते नहीं है। व्हाट दे डू, दे गो फॉर अ कंप्लीट बेड रेस्ट 3-4 महीना। फिजियोथेरेपी इज एक्चुअली द टेक्निक बाय होती है, वो नीचे होती है rather than upstairs, अपर में नहीं। really appreciate your efforts and thank you once again. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम द वैली। ही इज आल्सो हेडिंग द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट एट नूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर नातिक याकूब। सर, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you so much for calling me here. It's an honor to be here. I really appreciate it. सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं व्हाट इज फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। ये जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है ये क्या होता है? जो ये फिजियोथेरेपी है एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हेल्थ केयर सेक्टर का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन एनी हॉस्पिटल सेटअप और क्लिनिकल सेटअप, आई कैन से। What physiotherapists do, actually trained professionals होते हैं, they are the trained professionals, trained doctors actually you can say. What they do, they examine the patient, they diagnose the patient, and then they treat the patient by the means of physical agents. Like they don't do invasive procedures जिसमें चीर फाड़ ना हो। फिजियोथेरेपिस्ट वो वैसे ही ट्रीट करता है by the help of exercises, by the help of machines, by the help of their techniques. वो सारी जो भी ट्रीटमेंट होता है इट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो सर, कहने का मतलब है कि जो फिजियोथेरेपी है इट इज समहाउ पेशेंट जो है उनको सेव करती है फ्रॉम द सर्जरीज, फ्रॉम द मेडिकेशन, उनको ये सेव करती है इन चीजों से। नो, आई कैन नॉट से सेव करती है सर्जरीज, दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एवरीबडी हैव देयर ओन बाउंड्रीज, वो उस बाउंड्रीज के बाहर नहीं कर सकते। सर्जन हैव देयर ओन बाउंड्रीज। I'll give an example of simple example. If a patient is having some sort of heart attack, they have a problem in the coronary arteries. उनकी अगर एक वेसल डिजीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट विल डू इट। समटाइम्स अगर 3 वेसल में प्रॉब्लम है, तीनों आर्टरीज कॉर्नरी आर्टरीज इन्वॉल्व हुए, मेजर कॉर्नरी आर्टरीज, समटाइम्स कार्डियोलॉजिस्ट इन्वेसिव के ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टंट। समटाइम्स वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, एट दैट टाइम वो उस वक्त सीवीटी सर्जन वहां पर होता है, एंड व्हाट इट विल डू, दे विल ओपन द सर्जरी एंड दे विल डू अ बाईपास ग्राफ्ट। दैट मींस इट डजंट मीन कार्डियोलॉजिस्ट ने सेव किया सर्जरी से उसको ना, उस वक्त वो उसके बाउंड्री के बाहर था। अच्छा ठीक। सेम थिंग फिजियोथेरेपी में क्या होता है, समटाइम्स अगर पेशेंट इन अ टाइम पे कोई भी ट्रीटमेंट, ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। लाइक यू हैव गॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, यू हैव गॉट अ ऑर्थोपेडिशियन, यू हैव गॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट इन योर हॉस्पिटल, यू हैव गॉट अ सर्जन इन योर हॉस्पिटल। उस हिसाब से फिर वो उनके साथ कोरिलेट करते हैं किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वो उनके साथ डिस्कस किया जाता है, देन उसी हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। आई जस्ट गिव एग्जांपल, पेशेंट को नॉर्मली यहाँ पर सबको पता है फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, बोन्स में। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज एवरीवेयर एंड दे हैव गॉट देयर ओन स्पेशलिटी। ऑर्थोपेडिक्स में पेशेंट डिस्क के प्रोलैप्स के लिए आता है हॉस्पिटल के लिए, जिसको सबको पता है। आई एम नॉट गोइंग मोर टेक्निकल टर्म्स, या दवाएं इंसर्ज डिस्क, इनको टांगों में पेन आ रही है, तो डिस्क अगर इनको वो अपना ट्रीटमेंट वो एग्जामिन करेगा, उसको डायग्नोज करेगा वेदर ये पेशेंट के लिए हेल्पफुल है, देन आई विल गो फॉर अ ट्रीटमेंट। ये बैकफायर तो नहीं मुझे करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैं इसको ठीक कर दूंगा, इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है। जो बंदा, कोई भी बंदा डायरेक्ट गारंटी देगा, वो तो मेरे हिसाब से 2 ही चीजें करता है, इधर ये वो तो झूठ बोल रहा है, या तो ऊपर वाले ने उसको ऐसी पावर दी है उसको ठीक करके भेजेगा। तो फिजियोथेरेपी में इन द सिंपल सेंस ये चीज होती है, आपको देखना है ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये पेशेंट, मैं इसको हेल्प कर रहा हूं और इसको बिगाड़ रहा हूं। तो अगर ये इसके जोन में है, दे कैन गो फॉर अ ट्रीटमेंट, डायग्नोज कर सकते हैं। हाँ, 70 to 80% कैन बी ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी विदाउट गोइंग फॉर अ सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, दैट इज लिमिटेड। इट्स नॉट आप बोलेंगे फ्रैक्चर है पेशेंट को, इसको फिजियोथेरेपी को ले लो, नहीं यार, इसको वो व्हाट वी कॉल्ड एज, इसको सर्जन के पास लेना है, उसको वो देखेगा, वो ऑपरेट करेगा या कंजर्वेटिव मैनेज करेगा, दैट इज हिज चॉइस।
तो फिजियोथेरेपी से हमें ये पता चलता है कि जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, समहाउ अगर बोन्स की बात ले लें या फिर पेन, लोअर बैक की पेन ले लें, कहीं और भी पेन हो, तो समहाउ ये ठीक होगा। पेन मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। हाँ। एग्जैक्टली, दिस इज, इट्स नॉट ओनली पेन मैनेजर, अदर ट्रीटमेंट कैन बी डन। स्ट्रोक पेशेंट को होता है, जो मैं कॉमन कंडीशंस की बात करता हूं, दे इन अ सिंपल वे दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ टू अ पेशेंट। समथिंग लाइक पेशेंट का एमआई हुआ है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है, आई विल गिव एग्जांपल, हार्ट अटैक हुआ है, आप उसका हार्ट होने से उनका हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं उनका वेसल वॉल, हार्ट का जो मसल्स होते हैं वो वीक होता है। नॉर्मली जो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो 60 से 65% होता है। वही इजेक्शन फ्रैक्शन दैट मीन्स 40, दैट मीन्स हार्ट में अगर 100 ml ब्लड होता है, 65 ml उसको फेंकना ही फेंकना होता है, बट उस बंदे को 40 ही ml फेंकता है। द रीजन, क्योंकि उसको अब वो वीक हो गया होता है। अब जब फिजियोथेरेपी से हम कहते हैं कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, उस पेशेंट को वैसे उसको रिहैबिलिटेट करना है, उसको हार्ट को उसके कोलैटरल्स बन जाए, कोलैटरल्स इन द सेंस उसके छोटे छोटे वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाए, तो वो हार्ट का लोड लेना स्टार्ट कर दे। इट डजंट मीन जो पार्ट डेड हो गया वो डेड हो गया, बट द थिंग इज the quality of life can be improved by the help of a proper cardiac rehabilitation program. ये कोई जिम पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता होना चाहिए उस बंदे को इसका टारगेट हार्ट रेट कितनी है, इसकी कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, उसका ईसीजी कैसा दिखेगा इस वक्त, इसकी सैचुरेशन कितनी लेनी है मुझे। तो ये सारा कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का काम होता है। मतलब कार्डियक में भी हम ये चीजें कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी डन एट होम। इट कैन नॉट बी डन, इट नीड्स वाइटल्स, फॉर एग्जांपल बीपी है, पल्स है, सारी चीजें जो है ये हमें मॉनिटर करनी है, उसके बाद ही हम ये चीजें कर सकते हैं। सर, हाउ मच जो पीपल है, हाउ मच गेट्स रिलीफ फ्रॉम लोअर बैक पेन, सर्वाइकल पेन? क्योंकि मैंने मोस्टली जो लोग हैं वो देखे लोअर बैक पेन है, उनको सर्जरी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल दे गो फॉर दी फिजियोथेरेपी। हमें लोअर बैक पेन है, रिड्यूस्ड हो गई डिस्क स्पेस, दे हैव अ लो बैक पेन। आई सेड, जो मैंने पहले भी बोला, इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडिंग, कितनी प्रॉब्लम में पेशेंट है, कौन सी प्रॉब्लम में पेशेंट है, कब आप ट्रीटमेंट। इट्स अगेन आई एम टेलिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस द पेशेंट केयरफुली। यू कैन डिक्रीज अ पेन। फिजियोथेरेपी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है पेशेंट को, उसको पेन रिलीफ में हेल्प कर देता है, लो बैक पेन को हेल्प कर देता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, उसका प्रॉपर पोस्चर टेक्निक्स दिखा देता है। 90% ऑफ पेशेंट की जो प्रॉब्लम होती है, दे हैव अ बैड पोस्चर, उसकी वजह से डिस्क एग्रीवेट हो जाती है, सेम डिस्कल प्रोलैप्स करते हैं, एवरीबॉडी हैव गॉट डिस्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो क्वालिटी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया होता है, जो डिस्क आपकी होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी वजह से सारा लोड प्रॉपर क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो गई होती है, आपकी जो कोर है बहुत वीक होने की वजह से पर्टिकुलरली उस पर वो वेट बेयर नहीं कर पाते हैं। जो ऊपर से वेट आना चाहिए, टांगों से निकलना चाहिए, मैं टेक्निकल टर्म में नहीं कहूंगा, गलत तरीके से कोप की इच्छा से इंसान पकाना, दी तसा मोबाइल फोन्स एवरीथिंग, जो भी हमारी पोजीशनिंग है, हमारी बेंडिंग पोजीशन में है। हम काम करते हैं सारी बेंडिंग पोजीशन, खाते हैं बेंडिंग पोजीशन में, सोते हैं बेंडिंग पोजीशन में। इन केस अगर इंजरी भी उसी पोजीशन में होगी, हीलिंग भी उसी पोजीशन में होगी, तो उसका उल्टा करने से अगर इंसान थोड़ा सा एक्सटेंशन में चला जाएगा, हल्का सा कड़ी वाशा दबाना चाहिए, वो थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, तो मसल्स शॉर्ट नहीं होंगे, प्लस स्ट्रेंथनिंग होंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स के यहाँ कहां पर आती है? फीमेल्स में। 90% ऑफ फीमेल्स डिलीवरी के बाद बोलती है हमें बैक पेन है। तुम्हारा अगर प्रसांज ताइकेजे शो कमरस दा तिम मेयर्स करो कमरस इंजेक्शन, जो मिथ है। एक्चुअली दे डोंट नो, जब इंसान फीमेल दे आर टॉकिंग अबाउट एनेस्थीसिया, दे आर टॉकिंग अबाउट दे टारगेट ना इंसान जो कमरस इंजेक्शन आई मुझे बस करो केमिस कमरस दो। द प्रॉब्लम अराइजेस, पेशेंट जब फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं। एक हार्मोन है उसमें रिलैक्सेंट, दैट रिलैक्सेस योर मसल्स, क्योंकि वो अलाउ करता है बेबी को उस हिसाब से ये रिलीज करने में। तो फाइनली उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, उस वक्त वो बैड पोस्चर होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, वंस वो डिलीवर बेबी करती है, वो जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं ऑलरेडी, उसके बाद वो रेस्ट पे लेते हैं। एक्चुअल तरीका उनको 3 महीने का रेस्ट मत दे दो, मेरे हिसाब से 6 महीने का रेस्ट दे दो, मगर 6 महीने में वो बैक टू लाइफ आनी चाहिए वापस, वो एक्सरसाइजेस वैसे करनी चाहिए, बट वो करते ही नहीं है। व्हाट दे डू, दे गो फॉर अ कंप्लीट बेड रेस्ट 3-4 महीना। और एक्चुअल प्रॉब्लम दूसरी क्या होती है, दे फीड देयर बेबी, उनको पता नहीं है उसको फीड कैसे करना पड़ता है, दे फीड ऑन द बेंडिंग पोजीशन, तो सारा लोड बैक पे पड़ जाता है और नेक पे पड़ जाता है। बेबी का नैपी चेंज, दैट इज अ बैड पोस्चर ऑल द टाइम दे डू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो इन फिजियोथेरेपी, दे शुड टीच। उसके लिए एक्चुअली वुमेन्स हेल्थ होती है। again there is another specialty that's called women's
gynecology and obstetric physiotherapy who have done a master's in obstetric and gynecology, they are much trained for that ठीक persons. मगर लास्ट में किस पे ब्लेम आता है? भाई एनेस्थीसिया ने मुझे किया था ये चीज, उसकी वजह से ये चीज हो गया. नो, योर मसल्स आर वीक, योर कोर आर वीक. जब आप काम करते हो उसके बाद सारा लोड आपके बैक पे होता है. दैट इज व्हाई यू गेट अ डिस्क कोलैप्स. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर एनेस्थीसिया और समथिंग एल्स. तो सर ये आपने अच्छी बात बताई, जो डिलीवरीज की लड़कियां हमें देख रही हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए ये अच्छा है कि अगर वो उन्होंने बेबी डिलीवर किया है, जो उनका पहले पोस्चर था बॉडी का, उनका वेट ज्यादा हो गया था, उसके बाद जो बेबी डिलीवर हो गया तो उनका जो वेट है वो तो कम हो गया, लेकिन वो प्रॉपरली जो है मैनेजमेंट वो नहीं करते हैं, फॉर एक्सरसाइज नहीं करते, वो बेड रेस्ट करते हैं कंप्लीट. फॉर दैट व्हाट दे नीड? They need a proper physiotherapist who knows, who is specialized in this women's health program. या उनको exercises, particularly a simple brisk walk और breathing exercises simple, वो करने से they can help their own body. उनकी बॉडी बहुत लैक्स हो गई होती है. अब देखिए उनकी एब्डोमिनल फ्री हो गई होती है. रिजल्ट्स 2 दिन या 3 दिन में नहीं आते हैं. इट टेक्स मंथ्स टू गेट बैक. 9 महीने का चीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन 2 months और 3 months. इट टेक्स years to build up. ये आहिस्ते से आपकी बॉडी को बिल्ड अप करना है. यू नीड टू टेक प्रॉपर डाइट, यू नीड टू टेक अ प्रॉपर कैल्शियम, यू नीड टू टेक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक. एंड रनिंग के लिए जिम जाना, इट्स लाइक नाउ पीपल गोइंग फॉर अ जिम, दे गो फॉर अ ट्रेडमिल. Treadmill is good, it's not a problem, but the thing is you should consult your doctor first whether I'm fit to go for that a treadmill or not. Again, I'm telling you, physiotherapists they are the myths. Physiotherapists are not personal trainers, they are not chiropractors, they are not massage therapists, they are just licensed healthcare professionals who can examine, who can diagnose, who can treat by the help of their techniques. Okay. So physiotherapy is actually the technique by which the doctor is training the patient to get healed. तो वो कैसे हील हो जाएगा? हील हो जाएगा, उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? बाय मीन्स ऑफ देयर हैंड टेक्निक्स. बहुत सारे ये बाय द हेल्प ऑफ रिहैबिलिटेशन. कौन से मसल को मुझे टारगेट करना है, कौन सी मसल को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सी मसल मेरी वीक है. भाई ये अगर ऐसे चल रहा है, इसकी पर्टिकुलर मसल कौन सी वीक है, मुझे उस पर ही टारगेट करना है कि होल बॉडी पे. वैसे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के स्पॉन्सर पार्टनर है नूरा हॉस्पिटल, वैली के बेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल, या हम कह सकते हैं द बेस्ट हॉस्पिटल इन द वैली. एंड जो हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही एडवांस है. हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक बार चांस दीजिए अपने आप को सर्व करने का. तो सर यहाँ पे एक सवाल आता है, ये जो आपने गायनी की बात की, ऐसी फिजियोथेरेपीज जो है या फिजियोथेरेपिस्ट जो ये हर जगह तो अवेलेबल हो नहीं सकते, तो जो लोकल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, लोकल मतलब जो ट्रेंड होते हैं बट नॉट स्पेशलाइज्ड, कैन दे, मतलब इन जो लड़कियां हैं इनको ये बोल सकती है कि ये एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज, they are qualified, every friend they are qualified enough, they can tell them. But the thing is, see, they have to do. I'll give an example. Here is an MD, here is a surgeon, here is a cardiologist. At least cardiologist, if you'll see something in the report, he can examine, no यार ये problem तो है इसको, ये चीज करने से इसको होगा. Now I have to go through this. ये इसको ये चीज करनी होगी. Same thing, they are bachelors in physiotherapy. At least they have read each and everything. Basics तो पता ही होगा सबको. बस ठीक है. It means every physiotherapist. Yes, they can. Can tell that. If you want to train, if you want to specialize, you have to see who is specialized in that. एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इज फिजियोथेरेपी लिमिटेड टू बोन्स, मसल्स, या फिर ये जो 2 स्पेशलाइजेशन आपने बोली, गायनी की बोली और एक बोली, यही है कि कुछ और भी है? See, I am telling about my department here. We are treating here cardio. I told you cardiorespiratory. I am working as a critical care physiotherapist too. The most important thing is, आपने पेशेंट को सर्जरी की, ठीक, सर्जरी करने के बाद एवरी पेशेंट को सर्जरी करने के बाद बेड से नीचे उतरना ही उतरना होता है. उनका चेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ पेन. दे कैन नॉट कफ इट आउट. They cannot cough it out. The problem is they accumulate their secretions inside, whether there is a smoker, whether there is a non-smoker. तो उनके मसल्स को, उनको हेल्प करना, वो कफ करने में, they know how to do it that. वो टेक्निक्स कैसे होती है वो, that is a cardiorespiratory physiotherapy. There is a number of things you can do a cardio, that is pulmonary rehabilitation program, like
कार्डियो रेस्पिरेटरी, जो मैंने रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी उसमें मैंने बोला, उसमें पेशेंट क्या करता है, उसमें पेशेंट गैस्प करता है ब्रेथ के लिए। उस वक्त अगर उसको पर्टिकुलरली पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फिजियोथेरेपिस्ट मिल गया हु इज ट्रेन्ड इन दैट, he or she can help in improving the quality of life. आप अगर देखोगे पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ करता है, when they breathe through mouth. नॉर्मली जब बहुत सारे पेशेंट को नहीं पता, ये निमाशा, हमारी जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो नीचे होती है rather than upstairs. अपर में नहीं होता है कुछ. This is just for that's one. हमारी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, anatomical dead space and this physiological dead space हम कहते हैं. But that's a long discussion. We will take in a layman language. They know कौन सी मसल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, पेशेंट को ब्रीथ कैसे नोज से करना है, पेशेंट की माउथ ब्रीथ को हम प्रिवेंट करते हैं. तो इसे हम कहते हैं पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम. आईसीयू फिजियोथेरेपी में जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, दैट इज समथिंग लाइक उनके लंग्स को क्लियर रखना. दैट इज द फिजियोथेरेपिस्ट जॉब. उनकी वेंस द पेशेंट इज बैक टू द वेंटिलेटर, तब तक उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना. दैट इज द फिजियोथेरेपिस्ट जॉब. आईसीयू एक्वायर्ड वीकनेस हर पेशेंट में होता है, क्योंकि पेशेंट कोई मूवमेंट नहीं होता है, अटेंडेंट्स बेचारे कर भी नहीं सकते उस वक्त कुछ. आपका पेशेंट 6 महीने तक 1 महीने तक वेंटिलेटर आईसीयू बेड पे पड़ा है, ट्रैकियोस्टोमी पे है, उसके जॉइंट्स आपने उसको ऐसे रखा है, उसको जिंदा होने का क्या फायदा, उसको बाकी इन्फेक्शंस हो गए, उसकी मसल्स भी के वो चल नहीं पाता है. व्हाट इज द फन? कोई फन नहीं है. आईसीयू फिजियोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पेशेंट आईसीयू में होता है, उसका काम उसमें होता है उसके लंग्स को क्लियर करना, क्लियर देयर लंग्स, उसके लंग्स में इन्फेक्शन ना हो. वेंटिलेटर में चांस ऑफ स्क्रीशन ज्यादा होते हैं, उनकी मसल्स वीक होती है, उसको मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो. पेशेंट जैसी एक्सट्यूबेट हो, वेंटिलेटर से नीचे हो, तो वो अपने टांगों पर खड़े हो सकते हैं. उसको मोबिलाइज एज सून एज करो. जितना पेशेंट को मोबिलाइज करो उतना उसके लिए बेटर है. अगर आपकी आज सर्जरी होती है, जितना जल्दी उसको मोबिलाइजेशन होगी आफ्टर 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स अकॉर्डिंग, अनलेस देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ये मेडिकली फिट है, इसकी हार्ट वार्ट वो फिजियोथेरेपिस्ट ही देखेगा, भाई नहीं इसकी वेसल्स, इसकी हार्ट रेट परफेक्ट है, इसको हार्ट में कोई वाइटली स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा होने में, इसका बीपी नॉर्मल है, नहीं इसको खड़ा मुझे करना ही है. अगर तब भी ये खड़ा नहीं कर पाया इस पेशेंट को, तब भी इसको मोबिलाइज करना है बेड पे ही, ऐसे मोबिलाइज करना है कि इसके वाइटल्स पे कोई आंच ना आए. दैट इज द फिजियोथेरेपिस्ट जॉब. तो हम कह सकते हैं कि बोनस तो है ही, कार्डियो रेस्पिरेटरी, हाँ कार्डियो भी है, न्यूरो भी है. इसमें और एक चीज आती है, फॉर एग्जांपल किसी को सर्जरी हो गई, तो सर्जरी के बाद उसको मोबिलाइज मतलब उठ के चलना, अगर वो वाइटली फिट है बहुत जरूरी है. अगर वो चल नहीं सकता तो फिजियोथेरेपिस्ट कैन ट्रेन हिम कि तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे करना है. अगर वो एबल नहीं है, उसको लेग्स में कुछ प्रॉब्लम है, उठ नहीं सकता है, स्टिल उसको भी फिर भी हम फिजियोथेरेपी के थ्रू उसको बोल सकते हैं कि आपको बेड पे ही कैसे कौन सी टेक्निक, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सो दैट यू विल गेट हील्ड एज सून एज पॉसिबल. Exactly. I'm not telling about, if you will go to European countries, they have assigned as a physiotherapist in the emergency department. उनके एयरवेज को क्लियर करना. दे आर द मोस्ट ACLS टीम के मेंबर होते हैं, वो कोड ब्लू टीम के. दे हैव टू क्लियर देयर एयरवेज. किसी पेशेंट को चोक हो गया है, कुछ हो गया है, उनके ही इज नॉट एबल टू. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, व्हेन अ पेशेंट गेट्स कोलैप्स्ड, आप सबसे चीजें पहले क्या करते हो, उसको एयरवे पेटेंट करते हो. उसकी सांस आराम से आनी चाहिए, उसका हार्ट ठीक से चलना चाहिए, हार्ट ठीक से चलना चाहिए. पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, उसको कोई म्यूकस प्लग फंस गया है, दैट मींस स्क्रीशंस हो गई है, वो ओपन अप नहीं हो रहा है, उसको ओपन अप करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प होती है. देयर आर लॉट ऑफ डिवाइसेस टू बी फॉर दैट. कफ असिस्ट डिवाइस, बहुत सारे मशीन्स आए हुए हैं. आज काम बहुत आसान हो गया हर किसी के लिए, बट वो पता होना चाहिए टेक्निक चलाना कैसे है. जब वो पता ही नहीं होगा, एनीबॉडी कैन नॉट यूज. लाइक मैं तो नहीं जा सकता, बस सर्जन को बोल सकता है भाई इसको ऐसे कट करना है. ही इज ट्रेन. पहले तो ओपन सर्जरीज होती थी, उसके बाद क्या है लैप्रोस्कोपी है. सो व्हेन जब उसको ओपन सर्जरी आती थी तब जाके उसने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर ली, राइट. अगर उसको ओपन ही नहीं आती तो लैप्रोस्कोपी कैसे होता है. सेम थिंग इज देयर. व्हेन आई नो हाउ टू डू मैनुअल टेक्निक्स, तब जाके वो मैं मशीन्स भी यूज कर सकता हूँ. इसके मामले में जीराटिक फिजियोथेरेपी होती है जो ओल्ड एज के लिए होती है. इसके अलावा ये क्वेश्चन में पूछने वाला था, जीरियाटिक फिजियोथेरेपी के लिए भी होता है, क्योंकि ओल्ड एज में उनकी बोन्स वीक होती है. हाउ टू ट्रेन उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ कैसे किया जाता है, कितना स्ट्रेंथ करना है, उनके हार्ट पे असर तो नहीं पड़े, उसके लंग्स पे असर तो नहीं पड़े. एवरीथिंग शुड बी डन इन अ प्रिसाइज वे. ठीक.
तो सर आपने जो बोला जो कार्डियोवास्कुलर है उसमें भी फिजियोथेरेपी जरूरी है, मतलब जरूरत लगती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, या फिर बोन्स है, मसल्स है, पल्मोनोलॉजी यानी कि ब्रीदिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एयर हो जाता है। इनके अलावा कोई और चीज भी है जहाँ पे फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस है? स्पेशलाइज एज आई टोल्ड यू, हर कोई अपना मास्टर्स करता है अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन में। Okay. कोई बंदा ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन में करता है, मस्कुलोस्केलेटल रिहैबिलिटेशन, सम डू एमपीटी इन कार्डियो रेस्पिरेटरी, सम डू एमपीटी इन क्रिटिकल केयर, कोई करता है एमपीटी इन न्यूरोलॉजी, कोई करता है एमपीटी इन जीरियाटिक्स, कोई करता है वुमेन्स पेल्विक हेल्थ, उसमें वुमेन भी आता है मेल भी आता है। एग्जाम्पल आई विल गिव यू, मेरे पास एक पेशेंट रिसेंटली आया, शी वाज हैविंग पेन ऑन लोअर बैक। जब मैंने ट्रीट किया 8-10 दिन, उसको किसी ने भेजा था, शी वाज अ रेफरल केस टू मी। जब एग्जामिन हो गया प्रॉपर तरीके से, एग्जामिन होने के बाद जब मैंने देखा, शी वाज नॉट गेटिंग रिलीव्ड। ट्रीटमेंट करने के बाद शी वाज हैविंग सम लंबा सिम्टम्स, बट जब कंटिन्यू उसको फर्क नहीं हुई, आई जस्ट रोट अ सिंपल अल्ट्रासाउंड, वहां पर एंड्रोमेट्रियोसिस दिखा, तो पेन वाज बिकॉज ऑफ एंड्रोमेट्रियोसिस। सो दैट इज नॉट माय डोमेन। व्हाट आई डिड, I sent the patient to the concerned gynecologist. She got treated for the endometriosis. Next day, after 3-4 days, she was relieved by back pain. So sometimes these are the things you should see. So इसीलिए पहले फिजियोथेरेपी में आते हैं जिसमें फीमेल्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, और फीमेल्स को इनकॉन्टिनेंस की हो जाती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की हो जाती है, पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाते हैं। उसके लिए पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट होता है जिसको एग्जामिन करना आता है मुझे इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। सर यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि हर एक फिजियोथेरेपिस्ट हर एक पेशेंट को हील नहीं कर सकता exactly. है। हाँ, सो इस चीज के लिए स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं दैट कैन डू बेसिक थिंग्स, बेसिक एक्सरसाइज तो वो बोल ही सकते हैं, बट स्पेशलाइजेशन के लिए उसको बोलना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और क्या करना है आपको फर्दर। सर स्किल्स क्या होनी चाहिए जो हमने इतनी बात की है फिजियोथेरेपिस्ट की? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ही शुड बी एबल टू डिफरेंशियली डायग्नोज द पेशेंट। अब जब मैंने अभी आपको बोला पेशेंट एंड्रोमेट्रियोसिस का, मेरे पास पेशेंट आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं। आई विल गिव वन अदर एग्जांपल। आई गॉट अ पेशेंट ऑफ डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट, पीआईवीडी पेशेंट है। जब मैंने उसका एमआरआई देखा, एमआरआई पे मुझे उसको डिस्क लगी। द पेशेंट सिम्टम्स दे रहा है सेम एज लेग पेन। ओके, सेम एज लेग पेन जब मेरा पेशेंट मुझे देख रहा है, अब आई एम ट्रीटिंग SLR, जो भी इसको मैंने एग्जामिन किया था अकॉर्डिंग टू एग्जामिन, वो मेरे हिसाब से फिट फॉर फिजियोथेरेपी था। मुझे लगा नहीं डिस्क के सिम्टम्स हैं, बट जब मैं सेशंस ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ही इज नॉट गेटिंग रिलीव्ड। सो जब वो रिलीव मुझे पेशेंट बोल रहा है इंप्रूव नहीं हो रहा है 4-5-6 दिन 8 दिन में, तो 10 पैसा 5 पैसा तो बोलना चाहिए इंप्रूव हो रहा है। जब मैंने वापस से चेक किया, आई आस्क्ड हिम अगेन, तो मेरा क्वेश्चंस वापस स्टार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट हिस्ट्री टेकिंग। ही वाज अ क्रोनिक स्मोकर पेशेंट, हिज लिपिड प्रोफाइल वाज हाई। आई आस्क्ड हिम हिज इन्वेस्टिगेशन अगेन जो उन्होंने किए थे, तो व्हेन आई चेक्ड आई फाइंड इट आउट समथिंग। जब जो उसने मुझे पूछा वाइल क्वेश्चन आंसर, जब वो चलते थे उनको पेन होती थी, जैसे वो बैठते थे रेस्ट होती थी, आराम मिलता था। तो मैंने उनकी एक टेस्ट किया क्लिनिकली, आई फाउंड दैट पॉजिटिव। दैट इज उनका मैंने आर्टरी चेक की, दैट्स कॉल्ड ऑन पोप्लिटियल फोसा में एक आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, वहां पर मुझे आई डिड नॉट फाइंड, वहां पर वो पल्सेशन बहुत वीक थी और स्टैंडिंग पोजीशन, ब्लड फ्लो कम था। आई फाउंड समथिंग ट्रिकी, तो आई सेंड हिम फॉर अ डॉपलर। जैसे ही मैंने डॉपलर उसको किया, उसका राइट इलियक आर्टरी ब्लॉक थी। तो इलियक आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से वहीं पर मेरा रोल खत्म हो जाता है। मैं कितना भी ट्रीटमेंट करता, उसको हील नहीं होता। तो हार्म करने से बजाय पेशेंट को किसी भी तरीके से, मेरे हिसाब से उसको आपको हेल्प करना है ना, इसलिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियली डायग्नोज पेशेंट के लिए। समटाइम्स अ पेशेंट कम्स विद यू है आर्म पेन, जॉ पेन एंड नेक पेन। कभी कभी जॉ पेन नहीं आता है, नेक लेफ्ट आर्म पेन आता है, और चेस्ट पेन और बैक पेन लेके आता है। यू शुड एबल टू डायग्नोज ये हार्ट से नहीं उठा है, ये नेक से उठा है। अगर ये हार्ट से उठा है, सर्वाइकल से उठा है, अगर आपके पास पेशेंट डायरेक्ट आता है, क्योंकि यू कैन डायरेक्ट सी अ पेशेंट, दैट इज योर जॉब, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट नेसेसरी डायरेक्ट आया। अगर आपको किसी डॉक्टर ने भी भेजा है या किसी ने भी रेफरल किया हुआ है, इट्स नॉट अबाउट समथिंग लाइक किसी से, इट्स अ ह्यूमन एरर, गलती हो सकती है। गलती नहीं कि इंसान
चूक कर सकता है, कभी कभार चूक इसलिए होती है पेशेंट हिस्ट्री सही से नहीं बोलता है, पेशेंट छुपाता है, पेशेंट बहुत सारी चीजें छुपाता भी छुपाता है, है। तो ऑटोमेटिकली वो उस बंदे ने वहां पर भेजा, आपको वो कंफर्म करना है ये हार्ट से चेस्ट पेन नहीं है, एक ईसीजी सिंपल भेजने से। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, दूसरी बात, कभी कभार आपका ईसीजी नॉर्मल आता है, ठीक, हाँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केस ईसीजी नॉर्मल, दैट डजंट मीन कि ये हार्ट से नहीं उठा है। यू हैव टू मेक श्योर दैट पेशेंट के सिम्टम्स देखो, इफ इट इज कंटिन्यूअसली टेलिंग चेस्ट पेन प्लस ब्रेथलेसनेस भी हो रही है, स्वेटिंग भी हो रही है, वेट फॉर 2-3 आवर्स, अगेन उसका ईसीजी कराओ मत। ये घर हॉस्पिटल से, अगर ये क्लिनिक सेटअप है, सेंड हिम टू द डायरेक्टर हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल में है वहीं पर रोको उसको, इमरजेंसी डिपार्टमेंट रखो, 2-3 घंटा रखो, उसके बाद ईसीजी रिपीट करो। इफ यू विल सी सम चेंजेस देयर, देन go for respective doctors, refer to the cardiac. If you are not finding, then start a treatment. That is how I would say differential diagnosis is important. Yeah, I'll give another small example. किसी पेशेंट को बैक पेन होता है, सेम थिंग ही इज इन गॉल ब्लैडर पेन, गॉल ब्लैडर पेन या उसकी पेन ऐसी होती है दैट इज इन योर थोरैक्स, डॉर्सल होती है, सो ही इज नॉट एबल टू डायग्नोज ये डॉर्सल की वजह से है, ये बैक की वजह से है, और कहां से पेशेंट को रिलीफ मिलता है ऑन डे व्हेन पेशेंट ऐसे इन अ बेंडिंग पोजीशन। सो दैट इज द फिजियोथेरेपिस्ट जॉब, उसको पता होना चाहिए, एसेस करना चाहिए, नहीं जी यार जब ये पोजीशन में आएगा ये गॉल ब्लैडर की पेन है, ये बैक पेन की ऐसी पेन नहीं होनी चाहिए। आई शुड रूल आउट द रेड फ्लैग्स फर्स्ट। रेड फ्लैग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं, मुझे ये पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, तब जाके ट्रीटमेंट करो, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट मरने वाला नहीं है। बट द थिंग इज, अगर आपने डायग्नोज सही से नहीं किया, इट कैन बी अ डिजास्टर फॉर दैट पेशेंट। सो सर ये क्लास है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी क्लास है और लेसन है उन सब लोगों के लिए जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, आपको इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछिए कि हमें क्यों नहीं हो रही है इंप्रूवमेंट। तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट का काम है वो भी सोचे कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं किसी और चीज को ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो डिजीज कोई और है। ये चीज जरूरी जाननी है पेशेंट को भी और फिजियोथेरेपिस्ट को भी। सर कोई और स्किल? इट्स नॉट, आई सेड, आपने अभी बोला अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है डजंट मीन कि उसको कोई और प्रॉब्लम ही होगी, इट मींस समथिंग लाइक शफा देने वाला अल्लाह ताला, हाँ शिफा देने वाला, उसमें कोई आप रोक नहीं सकते। कभी कभार क्या होता है ना, तीसरा आई कैन से थर्ड पीडियाट्रिशियन इज ऑलवेज बेस्ट डॉक्टर। अब कैसे एंगल से मैं कहूंगा, बच्चा, माँ अपने बच्चे के मामले में रिस्क नहीं लेती है, तो वो क्या करती है, पहले पीडियाट्रिशियन के पास गई, उससे फर्क नहीं हुई, शाम तक वो दूसरा अगले दिन चेंज करती है, जब तक दवाई असर करना स्टार्ट कर देती है तब तक तीसरा हो गया होता है। सो थर्ड पीडियाट्रिशियन जब मिलता है तब तक फर्क हो गई होती है, उसकी नजर में वही डॉक्टर अच्छा है। सेम थिंग ऐसे, बट जो होता है वो पहले से होता है, क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट दिया होता है। सेम थिंग फिजियोथेरेपी, इट डजंट मीन कि मतलब पेशेंट को फर्क नहीं हो रही है, समटाइम्स पेशेंट इट्स ये मिस्ट्री होती है ठीक करना है, अल्लाह ताला से सोच। नहीं, बात कहने का मतलब ये है कि यू शुड आस्क द फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट टू चेंज द फिजियोथेरेपिस्ट, बट आस्क, उसको पूछो कि मुझे फर्क क्यों नहीं हो रहा, कुछ और तो नहीं है, व्हाट कैन बी द रीजन, और बी, इट्स नॉट फिजियोथेरेपी, हर प्रोफेशन में बी ऑनेस्ट विद योर डॉक्टर, टेल ईच एंड एवरीथिंग। हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एवरी पेशेंट इज नॉट योर पेशेंट, यू हैव टू एक्यूरेट इन द पेशेंट। एग्जैक्टली, ये पेशेंट मेरा नहीं है, एंड आई कैन नॉट ट्रीट, सी इफ आई एम हैविंग अ डिस्क प्रोलैप्स पेशेंट, आई गॉट अ, मैं इसलिए डिस्क की बात करता हूं, 90% फिजियोज या 90% पेशेंट्स को सिर्फ पता है फिजियोथेरेपिस्ट के बाद डिस्क प्रोलैप्स के वक्त जाना है। सर मेजर पॉपुलेशन को डिस्क की प्रॉब्लम है। तो अगर आपकी पेशेंट को दिस न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया, समथिंग लाइक उसके मसल्स वीक होने लगे, तिम छु फर्म चलान चापई नीरत, अगर मैं उनकी जगह होता, आई विल सेंड डायरेक्टली टू ए न्यूरोसर्जन। मैं एमआरआई देख के, अगर वो कॉर्ड पे कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी उस बेचारे को वो कंप्रेशन कम हो जाएगा उतना ठीक हो जाएगा, मैं उसको अपने पास नहीं रख सकता। अगर कोई एक्सपेक्ट करता है मैं कोई टेक्निक करके उस पे वो कंप्रेशन उठाऊं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि पेशेंट तब मेरे पास आता है जब उसकी डिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है, डिहाइड्रेट हो गई होती है, एंड दे डोंट डू, ये सब पेशेंट्स के लिए है। व्हेन अ फिजियोथेरेपिस्ट शोइंग एक्सरसाइजेस, ये तब तक एक्सरसाइज करता है जब तक पेशेंट ठीक होता है। वंस इसकी पेन खत्म हो गई, ये छोड़ देते हैं, उसके बाद छोड़ देता है। प्लीज फॉर एवरीवन डू इट एक्सरसाइज रेगुलरली, जिस फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको सिखाया एक्सरसाइज। एक जनरल क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, एनी मेडिकल और एनी अदर काइंड ऑफ मेमोरी जो आपको आज तक याद है, फिर कोई ऐसा पेशेंट भी जो आपको आज तक याद है जो आप आज तक नहीं भूले हो? मेरे तो मेमोरीज बहुत सारे पेशेंट हैं माशाल्लाह, इट्स लाइक समथिंग
आई एम ब्लेस्ड, ओके, दैट्स गुड, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रूली ब्लेस्ड। ठीक। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करूं उतना उतना कम। कम है। तो पीपल हैव लव्ड मी अ लॉट एंड आई एम श्योर जब आप ये डालेंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स इंशाल्लाह। रिगार्डिंग मी, बिकॉज बहुत मैंने बोला ना समटाइम्स मुझे भी नहीं पता होता था मैंने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया, मैंने क्या ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो जाता था। ये अल्लाह ताला तक सब कुछ है। एक पेशेंट है मुझे एक दो पेशेंट्स याद है। एक पेशेंट ऐसा है, मैं बॉम्बे में जॉब करता था और आई वाज मेरे को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पेशेंट को पुट करना था, एनआईवी से हम कहते हैं। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वो होता है, वेंटिलेटर दो होते हैं, आपको तो पता ही होगा, बाकी उनको एक इंट्यूबेट किया जाता है जिसमें पेशेंट को ट्यूब डाला जाता है, वो सुला जाता है। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन उसको बचाने के लिए पेशेंट को सिंपल माउथ पे रखते हैं। उसकी सैचुरेशन कम हो रही थी तो पेशेंट को सीपैप लगाना था। तो पेशेंट के रिब्स को फ्रैक्चर हो गया था तो पेशेंट का ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। तो उससे पहले जो उसका एक्सरे कराया था सम 6 घंटे पहले, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट दे फाउंड देयर स्क्रीशंस बिकॉज़ ही वाज नॉट एबल टू कफ इट आउट। उसके एल्वियोलाइज ओपन अप हुए। ये स्किल्स की बात वापस से मैं आ गया, सॉरी टू आई वॉज टोल्ड दैट आप इसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन लगाओ। द मोमेंट आई रीच देयर, मैंने जब नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देखा, आई ऑर्डर्ड एक्सरे, तो मैंने देखा एक्सरे, पर जब मैंने पेशेंट की ब्रीथिंग देखी और इसकी हार्ट रेट देखी, हार्ट रेट थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी। अच्छा, ठीक। सो इट वाज ही वाज इन ब्रैडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो रही थी और सैचुरेशन भी ड्रॉप हो रही थी और पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी होने लग रहा था। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो अलार्मिंग साइन था। मैंने एक्सरे देखा, वापस से उसको टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया था। अगर मैं उसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन ऊपर से डालता, इट कुड हैव बीन डिजास्टर फॉर हिम अगेन। ये सो दैट इज, मैंने उसको माना नहीं। उन पे आई वोंट टेल द हॉस्पिटल नेम, दैट इज आउटसाइड। तो मैंने उसको माना नहीं, तो आई कंसर्न दैट पर्टिकुलर डॉक्टर वहां पर तो जो थे उनको रेजिडेंट नर्स, मैंने माना नहीं उसको, थोड़ा सा ये। तो उन्होंने उसको ट्रीटमेंट किया, उनको उसको डाला गया दिस आईसीडी डाला गया, फ्यूजन भी हो गया था, उसको आईसीडी भी डाला गया। जैसे ही वो फिर वहां से निकला, ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। इट वाज लाइक ही वाज फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ, दैट गाय, ही वाज अ हिंदू, ट्रस्ट मी। उसके लिए मैं, ही केम टू नो अबाउट दैट थिंग। वो उनके साथ कांटेक्ट तो है नहीं, बट वो फोन खराब हो गया मेरा। आई हैव बीन 10 years then, whenever मैं बॉम्बे जाऊंगा डेफिनेटली उनसे मिलने जाऊंगा। लिटरली उनको मेरे पैर पे गिरे हैं। फाइनली ही गॉट relieved, so that it's not why I choose a critical care, most likely it's like जब वही पेशेंट आईसीयू से अनकॉन्शियस स्टेट में होता है और जब उसको पता ही नहीं होता है कौन ठीक करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं होता कौन क्या कर रहा है मेरे साथ। उसके बाद वो जब ठीक करके निकलता है, उसमें आपको थोड़ा सा ये हो जाता है, यू गेट एन थ्रिल इनसाइड, खुशी मिलती है। मैं भी एक इसमें एक बंदा था, मैं भी एक कड़ी थी जिसको इसको ठीक करने में, अल्लाह ताला की मदद से ठीक करने में ये, सो वो खुशी अलग ही होती है। दैट वाज द व्हाई आई चूज दिस क्रिटिकल केयर फील्ड मोस्ट लाइकली ऑन अदर्स। फाइनली वो ठीक हो गया, फाइनली वो ठीक और आपने, उसने आपको ढूंढा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग इससे बेनिफिट पा सकते हैं। सर, सबसे लास्ट में हम जानना चाहते हैं, एनी टेक्निक फॉर द पीपल जो घर में है, जो कर सकते हैं एक्सरसाइजेस ताकि वो हील हो जाए, या बेसिक चीजें जो होती हैं, बेसिक टिप्स जो होते हैं जो घर में लोगों के लिए होती है। वॉकिंग से बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक। विटामिन डी ले लो, धूप ले लो जितना हो सकता है, ये मेरे हिसाब से। ठीक। पोस्चर अपना ठीक करो, पोस्चर इन द सेंस स्टैंडिंग, वॉकिंग, ट्राई टू डू एक्सरसाइजेस रेगुलरली इन द सेंस ऑफ सिंपल एक्सरसाइज। वॉकिंग से बेटर एक्सरसाइज कोई नहीं, आपके लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी बंदे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में है, ब्रीथिंग में, मेक श्योर दैट आप ब्रीथ नोज से लेना स्टार्ट करो, ना कि मुंह से। इट्स नॉट लाइक अगर तो बस हकान तो हकान जो थ्री, दैट मींस यू आर अ माउथ ब्रीथर। माउथ ब्रीथर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे पता चल जाएगा, आपकी ब्रीथिंग, माउथ ब्रीथ यही है, आपके ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो रही और थक ज्यादा जाओगे, लिप्स ड्राई हो जाएंगे और आपकी पैल्पिटेशन बढ़ जाएगी। तो बेस्ट वे है ब्रीथिंग नोज। नोज के अपने फायदे हैं। अगर आप नोज ब्रीथ नहीं करते हो, आप फिल्टर नहीं करते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप एयर, ड्राई एयर अंदर चला जाता है, यू आर नॉट मॉइस्चरिंग द एयर। थर्ड, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन से हम कहते हैं। थर्ड इज दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। वो मैं आगे नहीं जा सकता उसमें, वो बहुत लंबा है, बट मेक श्योर दैट जब भी आपका मुंह बंद करके ट्राई टू ब्रीथ नोज। कैसे करोगे,
छोटे छोटे चीजें ग्रीन या रेड कलर का अपनी दीवार जिस चीज पे आपको रोज नजर पड़ती है उस चीज पे रेड डॉट लगाया करो। रेड डॉट डिनोट्स या ग्रीन डॉट डिनोट्स एनीथिंग वट जो भी आपको कलर पसंद हो, उससे आपको याद पड़ेगा नहीं मुझे नाक से सांस लेनी है। तो ऐसे ही कर करके आपकी नोज ब्रीथिंग इंप्रूव हो जाएगी। इन केस तब भी नहीं हो रही है, कंसल्ट योर ENT, कंसल्ट वो नेजल पॉलिप या कुछ तो नहीं है, DNS तो नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। व्हाई आई एम नॉट ब्रीथिंग थ्रू नोज, व्हाट इज, मेरी नाक हमेशा बंद क्यों होती है? तो नेजल हाइजीन इज सबसे इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो द टेक्निक यू कैन कंसल्ट दे, जो लोग इसमें ट्रेंड है उनसे टेक्निक आप ले सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट से, ENT से आप टेक्निक्स ले सकते हो कि कैसे मैं अपनी बेसिक चीजें जो इम्प्रूव करूं, उससे मेरा जो हेल्थ या लाइफस्टाइल है वो सही हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो भी करेक्ट हो, ताकि हमें कोई भी पेन ना हो। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं, जो फिजियोथेरेपी है ऑलमोस्ट हर एक जगह हमें काम आती है। हमें चाहे चलना हो, ब्रीथ करना हो, कुछ भी करना हो, मोस्ट ऑफ द चीजें हमें जो फिजियोथेरेपी है वो हमें काम आती है। सर चलते चलते कोई इंपॉर्टेंट टिप या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिर पेशेंट्स के लिए कोई लास्ट मैसेज? Again, choose your healthcare professional very wisely. It's not about a physiotherapy. I'm telling everything wisely. देखो, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए be a patient with a patient who are not a patient. उनके साथ पेशेंट रहो, पेशेंट्स के साथ जो पेशेंट नहीं है, जिनमें बर्दाश्त करने की कुवत नहीं है। बी सॉफ्ट विद देम, बी वेरी सिंपैथेटिक एंड पेशेंट आपके साथ एक आस लेके आया हो, ठीक भी ना कर सके, एटलीस्ट हार्म भी ना कर सके उनसे। इन नटशेल वी कैन से, हम जो भी कर रहे हो, चाहे मैं कर रहा हूँ, सर कर रहे हैं, फिर आप जो भी कर रहे हो, दिल से करो, पूरा करो, फॉर्मेलिटी मत करो। Sir, thank you for coming. It's an honor to be here. I really appreciate your efforts and thank you once again. Okay.